नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन हेल्थ प्रोग्राम सेहत आपकी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सेहत आपकी में हम अपने मूल पर जाएंगे। मूल यानी कि हमारे बुजुर्ग, जिनसे हमारा अस्तित्व है और उनके बगैर हम अपने अस्तित्व की कल्पना तो छोड़िए, कल्पना करने के लायक भी नहीं रहेंगे। और आज उन्हीं से जुड़े हुए विषय को लेकर हम आप सभी के लिए आए हुए हैं और हमारा आज का विषय है ये। जी हाँ, हमारा विषय है बुजुर्गों का स्वास्थ्य। और आज इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, वरिष्ठ वृद्ध रोग विशेषज्ञ। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए और हमारे साथ अपने प्रश्न साझा करने के लिए और विशेषज्ञ से उसके जवाब पाने के लिए फ़ोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2288-698 और दूसरा नंबर है 0522-2205-756। इन नंबर्स के जरिए आप हमारे विशेषज्ञ से आज प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब हम सीधे शुरू करते हैं इस विषय पर बातचीत। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि बुजुर्ग होने की परिभाषा क्या है? जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। बुजुर्गों का क्लासिफिकेशन या परिभाषा हर देश में अलग अलग है जी। यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे 60 वर्ष पे रिटायरमेंट एज होती है और ये समझा जाता है कि 60 वर्ष का आदमी सीनियर सिटीजन हो गया या बुजुर्ग हो गया। ये गवर्नमेंट का नियमावली है और बुजुर्गों के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होते हैं सीनियर सिटीजन के, वो 60 साल के बाद उनको मिलने लगते हैं जी। अब अगर हम फर्दर इस वृद्धावस्था को सब क्लासिफाई करें तो इसको 3 भागों में और बांटा जा सकता है। यंग ओल्ड मतलब ऐसे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से 75 वर्ष है जी। ये कहा जाता है कि ये जो अवस्था है 60 से 75 वाली, ये बेस्ट अवस्था है आदमी के जीवन की बुजुर्गावस्था में। क्यों? क्योंकि आप अपने काम से रिटायर हो चुके हैं, आपकी जो हेक्टिक लाइफ थी वो खत्म हो चुकी है। प्रायः देखा जाता है कि इस समय तक आपके बच्चे सेटल हो गए हैं, आपके जो बैंक लोन्स हैं, EMIs हैं, आपके सेटल हो गए हैं, आपका मकान बन गया है। तो ये 15 वर्ष फिर से एक ऐसे मिले हैं कि जिसमें आप वो कार्य कर सकें जो आप पूरे जीवन भर सोचते रहे और कर नहीं पाए। जी। किसी को घूमने का शौक है, किसी को गाने का शौक है, किसी को गाना सीखने का शौक है, किसी को बागवानी का शौक है, तो उसको आप अपने कार्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर 75 से 85 वर्ष का वो समय होता है जिसको हम लोग ओल्ड कहते हैं। ये वैसा समय है वृद्धावस्था का जो काफ़ी कठिन समय होता है और इस दौरान प्रायः ये देखा जाता है कि हमारे देश में बुजुर्गों को 3 या 4 मेटाबॉलिक इलनेसेस इस आयु में ग्रसित कर लेती जी। अब मैं बताना चाहूँगा कि मेटाबॉलिक इलनेसेस क्या क्या हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, घुटनों में गठिया की बीमारी जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी, आंखों से देखने में कमी आ जाना, आंख की बीमारी, सुनने में कमी आ जाना, याददाश्त में कमी आ जाना जिसको डिमेंशिया अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं जी, अकेलापन, डिप्रेशन, उसके अलावा नींद ना आना, इंसोम्निया, इसके अलावा और भी कई बीमारियां में बार बार यूरिन जाना जिसको बेनिक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या प्रोस्टेट की बीमारी कहते हैं। तो इसमें से प्रायः जो लोग 75 से 85 वर्ष की आयु के हैं उनमें 3 या 4 रोग आ चुके होते हैं और उनके जीवन को कठिन बनाते हैं। और जनरली ये बताना चाहूँगा कि जो वृद्धावस्था का ये है, इसमें इस जो एज ग्रुप के लोग होते हैं अमूमन लोग इसको क्रॉस नहीं कर पाते और इसी एज ग्रुप में वो लोग मेडिकली बीमार होते हैं और फिर नहीं रहते हैं। और इसके बाद जो 85 से 95 साल वाला जो सेगमेंट होता है उसको वेरी ओल्ड कहा जाता है। ये वैसे लोग होते हैं जो वेरी ओल्ड की कैटेगरी में आते हैं और इनका चलना फिरना डिपेंडेंट हो जाता है, ये अपनी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उसके लिए निर्भर हो जाते हैं। यानी कि बाथरूम जाना, मंजन करना, बैंक जाना,
अपने काम करना, वो सब के लिए वो केयर गिवर्स पे सोलली डिपेंडेंट रहते हैं जी। तो ये 4 क्लासिफिकेशन। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं सर। जी। हेलो हेलो। हेलो जी सर नमस्कार, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद शुरू मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ जी। बचपन से लेकर के हाँ। जवानी तक हमें कौन सी चीज पे ध्यान देना चाहिए जिससे बुढ़ापा में हमें आराम मिले। दूसरी चीज, जब बुढ़ापा आ ही गया है तो बच्चों को और जवानों को बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वो असहाय न महसूस करें। जी जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि जो हमारी यंगर एज है उससे ओल्ड एज तक हमको क्या ऐसा करना चाहिए कि बुजुर्गावस्था अच्छी तरीके से बीते, और जो यंगर जनरेशन है उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग मैच्योरिटी कब अटेन करते हैं। तो हम लोग करीब 18 से 20 वर्ष की आयु में फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं और 20 वर्ष की आयु से हम बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं। जी। इसको प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेनोसिस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि 25-30 साल की उम्र में ही कुछ बाल सफ़ेद होने लगते हैं, किसी का दांत गिर जाता है, किसी को और कोई बीमारी होने लगती है। तो हम लोगों को संयम बरतने की आदत डालनी चाहिए और 40 वर्ष के ऊपर हमको ये समझना चाहिए कि हमको उतना ही भोजन खाना है जितना शरीर के लिए ज़रूरी है। हम लोगों को साल में एक बार अपने मेडिकल हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लेने हैं। हमको ये समझ लेना है कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं शुरू हो रही, हार्ट की बीमारी तो नहीं शुरू हो रही, डायबिटीज़ की बीमारी तो नहीं शुरू हो रही। यानी कि 40 की उम्र के बाद विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान, और हर 2 वर्षों पे एक मेडिकल चेकअप करा लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब बीमारियां जो मैंने बताई ये कोई वार्निंग सिग्नल नहीं देती हैं और ये धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला करती हैं, क्योंकि हमारे देश में कोई रेगुलर चेकअप का प्राविधान नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया कि जब तक हमको पता लगता है कि हम इस रोग से ग्रसित हैं, कई बार देर हो चुकी होती है। अब रही बात कि जो नए बच्चे हैं या न्यूअर जनरेशन है, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है और हर आदमी को जीवन में सर्वाइव और सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है या यंगर जनरेशन है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि कैसे वो अपने आप को प्रूफ करें सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई बहनों के सामने, और अपने क्षेत्र में कैसे एक्सेल करें। तो पेरेंट्स को भी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि आज जब एक छोटे शहर का बच्चा बड़े शहर में जाता है और बड़े शहर से वो देश विदेश में जाके नाम कमाता है, तो माँ बाप से ज़्यादा सुख किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल। परंतु कई बार ऐसा होता है जब माँ बाप को उस बच्चे की ज़रूरत होती है, तब वो बच्चा चाह करके भी उनकी मदद के लिए नहीं आ पाता, या आता है तो उतना समय नहीं दे पाता जितनी अपेक्षा माता पिता को होती है। तो माता पिता को भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, आपस में 10-12 बुजुर्गों को एक ग्रुप बना लेना चाहिए। आजकल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे का दुख सुख साझा करना चाहिए। नित्य अपने जो चिकित्सक हैं उनके टच में रहना चाहिए। ओल्ड एज में 6-6 महीने पे आपको मेडिकल असेसमेंट चेकअप सरकारी अस्पताल में जाके कराने चाहिए, जिससे कि यदि कोई गंभीर बीमारी आ रही हो तो समय रहते पता लगे और आप उसका इलाज कर सके। यदि आप ये सब करेंगे तो प्रायः आप खुश रहेंगे और मेडिकली भी हेल्दी रहेंगे। अगर हम बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि साल में हर बार चेक कराना चाहिए, अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, एक बार जब बात आती है बुजुर्गों के अकेलेपन की, उस समय परिवार के होते हुए भी वो बुजुर्ग किसी कोने में पड़े रहते हैं और उस समय उन्हें एहसास होता है कि न सिर्फ मेरी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा, बल्कि मुझे भी सिर्फ एक सामान की तरीके से एक स्टोर रूम में बंद करके रख दिया गया है। इसके विषय में क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये काफ़ी गहरा प्रश्न है और इसमें इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में ऐसे हो गए हैं कि जब तक हमको किसी से कोई मतलब सिद्ध होता है, या जब तक हमको ऐसा लगता है कि हमको इनसे कुछ मिल सकता है, तब तक हम उस व्यक्ति की कदर करते हैं। और जब हमको ऐसा लगता है कि हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है, अब हमको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोग बाग अपने बुजुर्गों को एक तरफ कर देते हैं। स्वार्थ लागे कर ही जब तक उनको कोई सामान चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तब तक वो अपने बुजुर्गों को दूसरे एंगल से देखते हैं। जब एक बार वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, उनको मकान सामान मिल जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो
एकदम मुंह मोड़ लेते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार अपेक्षित नहीं है। जी। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन न्यूअर जनरेशन के लोगों से, बच्चों से, कि मैं एक बार अपना एक इंस्टेंस सुनाना चाहूँगा। मैं एक बार एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन के साथ बैठा हुआ था, तो उनके घर में एक उनका बच्चा आया, पोता आया छोटा सा। तो कुछ ऐसी बात होने लगी, तो उसने कहा कि भाई एक घर बन रहा है, उसमें इसका कमरा यहाँ है, उसका कमरा वहाँ है, और बाबा का कमरा कहाँ है। तो ये हुआ कि वो स्टेयरकेस के नीचे वाली जो जगह होती है, सीढ़ी के नीचे, वहाँ बाबा का कमरा बनेगा। तो सब एक टक देखने लगे कि बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। तो बच्चे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके बाबा भी वहीं रहते थे। तो हम लोग जैसा व्यवहार अपने बड़ों से या बुजुर्गों से करेंगे, बच्चे वैसा ही देखेंगे और सीखेंगे, और जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमें वही व्यवहार वापस मिलेगा। जी। तो हम हमारे लोगों साथ को सर एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मैम, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। जी, मेरा नाम रमा है, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी, तो हाँ, मेरे को बीपी रहता है। जी, मेरा नाम रमा है, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी मैम। मेरे को बीपी रहता है, मेरे पेट में बहुत जबरदस्त घबराहट उठती है और सारी हार्ट में और ब्रेन में जाती है। आपकी उम्र कितनी होगी मैम? जी, मेरी 65 है। जी सर, आपको ब्लड प्रेशर रहता है और कुछ आपने बताया हार्ट में कुछ आपको पेट की समस्या भी रहती पेट की भी समस्या रहती है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर अगर है तो नमक कम खाना चाहिए। पेट की समस्या अगर है तो घी, तेल, तला भुना, मिर्च मसाला, फैटी फूड, बाहर का खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। एक ब्लड प्रेशर की मशीन आपको मंगा लेनी चाहिए और सुबह शाम अपने ब्लड प्रेशर को चार्ट करना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपकी उम्र में 140-80 तक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इसके ऊपर आता है तो निकटतम स्वास्थ्य सेंटर में जाकर के आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। अगर वो सही समझेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर के लिए दवा देंगे। इसी तरीके से अगर पेट की समस्या रहती है तो भोजन जैसे बताया उस तरीके से करें, और इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपने चिकित्सक को दिखा सकते हैं। सर, अगर बात करें कि घर से बैठा कोई व्यक्ति अगर संपर्क करना चाहे, कोई ऐसी नंबर है या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसके जरिए वो संपर्क कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए? एक 10 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं, और इस पे 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क मेडिकल परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। नंबर है 1800 180 1415। दर्शकों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो टोल फ्री नंबर है ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। मेडिकल आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो भी निःशुल्क आपको परामर्श दिया जाएगा। एक बार नंबर फिर से नोट कर लें, 1800 180 1415। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं बुजुर्गों की और यंग की, तो ये तो जनरेशन गैप भी कहलाता है। एक जनरेशन के बीच में और अगली जनरेशन के बीच में एक सामान्य गैप कौन सा होता है कि जिसे कह सकते हैं जनरेशन गैप? सोच में क्या कुछ अंतर आ सकता है? देखिए, जनरेशन गैप एक बहुत पुराना मुद्दा है जो समय के साथ परिवर्तन करता है। वो जनरेशन गैप के जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे बचा रहता है। आज के ज़माने में हम लोगों को कंधे से कंधा मिला के चलना होगा और चलना चाहिए भी। अब वो ज़माना गया कि ये बच्चा है, हम बुजुर्ग हैं। हम लोगों को बच्चों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए और हम लोगों को उनका बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करनी चाहिए। ना कि ये सोचना चाहिए कि भाई आज भी हम पर्दा सिस्टम रखें, हर काम हमसे पूछ के करें। तो उस तरीके की चीज़ अब नहीं चल पाएगी। समय के साथ जो नहीं चला वो मिट गया। बिल्कुल। आप देखें कि हमारे देश के जो प्रीमियर ब्रांड्स थे, फिएट, एम्बेसडर, अब कहीं देखने को नहीं मिलते, मिट गए क्योंकि उस समय के साथ नहीं चले। तो हम लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अब वैसी नहीं रही। उसके पास इंटरनेट है, उसके पास बेटर एजुकेशन है, उसके पास बहुत सारे मन में प्रश्न है, उत्सुकताएं हैं। अब वो एक बंद मुट्ठी वाला बच्चा नहीं बचा। तो उसके साथ हमको समय देना है, उसके साथ हमको उसकी सारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मीट करना है। तभी हम एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बना के चल पाएंगे और एक बेहतर परिवार में कम्युनिकेशन गैप वाला जो सिस्टम है उससे हम बच पाएंगे। सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे माँ बाप की टेंशन भी बढ़ती जाती है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी या उसका भविष्य कैसा होगा, जॉब कैसे मिलेगी। क्योंकि अभी आपने कहा कि आज कंपटीशन का दौर है और समय के साथ ये कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है।
ऐसे में जब बच्चे माँ बाप की बातों का अनदेखा कर दे या अनसुना कर दे उनकी बातों को, उसके अलावा उनकी बातों को नज़रअंदाज करने के साथ साथ अपने जीवन की जो शैली है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसको भी व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में डिप्रेशन हो या उससे पहले की जो प्रोसीजर होते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, तो क्या ये मानसिक रूप से बीमार कर सकता है? देखिए, एक तो ये बड़ी समस्या है कि माँ बाप, कई बार मैंने देखा कि बड़े फिक्स्ड हो जाते हैं। हाँ। कि बच्चे ने 12th किस सब्जेक्ट से किया, बायोलॉजी से किया तो उसको डॉक्टर बनना चाहिए, मैथ से किया तो इंजीनियर बनना चाहिए, ग्रेजुएशन हो गया तो लॉयर बनना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। तो ये फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि विकसित देशों में एक सिस्टम है कि जब हम क्लास 12th कर लेते हैं तो हमारा एक असेसमेंट किया जाता है और उस असेसमेंट के बाद ये बताया जाता है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम उस कैपेसिटी में कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमको उस तरीके के टेस्ट्स और असेसमेंट्स लेकर के अपने बच्चों को वहाँ भेजने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा मन है वो हमारा बच्चा करे। अगर हम ऐसा कंपल्शन करते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि एक फेल्योर की तरफ हम लोग जाएंगे। बच्चा हो सकता है इस वजह से वहाँ चला जाए कि माँ बाप की इच्छा है तो मैं ऐसा करूँ, या अगर मेरे पिताजी लॉयर हैं तो मैं भी लॉयर बनूँ, पर हो सकता है कि उसका एक्यूमेन वैसा ना हो कि वो वहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए, हमको आपस में बैठ करके समझना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, बच्चे की प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में समझना चाहिए, बच्चे के अध्यापक से, टीचरों से बात करनी चाहिए, उसके दोस्तों से बात करनी चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो खेल में बहुत अच्छा हो, बिल्कुल, और हम उससे उम्मीद करें कि नहीं साहब आप लॉयर बन जाइए। हो सकता है वो लॉ में बहुत पुअर परफॉर्म करे और एक नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि जब मतभेद होता है न्यूअर जनरेशन के साथ तो पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। हाँ। और जब पेरेंट्स को बुरा लगता है तो फिर एक धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप आने लगता है। ना वो बच्चा अपनी मन की बात पेरेंट्स से कहता है, ना पेरेंट्स अपनी बात बच्चे से कह पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा या बच्चा मेरी बात काटेगा तो हमारी बेइज्जती होगी। बिल्कुल। तो आज पेरेंट्स को न्यूअर जनरेशन या बच्चों के साथ उनको उनके मित्र बनने की ज़रूरत है, उनका दोस्त बनने की ज़रूरत है, और उनको हर छोटे बड़े निर्णय में मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास एक बेहतर तजुर्बा है, 30-40 साल का तजुर्बा है जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। जी। पर बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि लोग बाग बच्चों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, भाई फला के बच्चे ने ये कर लिया, तुम नहीं कर पाए, उनके नंबर इतने आए, तुम्हारे नहीं आए, उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, तुमको नहीं मिलती, उनका बच्चा तो सारी रात पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। तो इस तरीके की जहाँ सिचुएशन होती है वहाँ पे बच्चे की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है, बच्चे का मोरल भी डाउन होता है, और जो पेरेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये वाली प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब वो दिमाग में भाव बिठा लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, हाँ। मेरा बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा, मेरे बच्चे के बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो उनको ये नहीं लगता कि खाली चिंता करने से, परेशान होने से, डांटने से या दबाव बनाने से उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। हाँ। तो उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, असेसमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि वो बच्चा इंप्रूव कर सके जहाँ पे वो कमज़ोर है और एक बेहतर रिजल्ट आ सके। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, अपना नाम बताएं, प्रश्न पूछें। हाँ, मैं ऋषि मोहन श्रीवास्तव बोल रहा था सर, ग्वालियर से। जी सर, प्रश्न पूछें। हाँ, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि एक मुकाम पर इस पे आकर हमारे बुजुर्ग काफी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। उन्हें तमाम तरह की बीमारी, हार्ट वाली तकलीफ और अल्जाइमर्स जैसी तकलीफें भी होती हैं। ऐसे में उनका ध्यान कैसे रखा जाए, उनके खान पान पे थोड़ा बताइएगा। जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि वृद्धावस्था में एक स्टेज सबके जीवन में ऐसी आती है जब आदमी शिथिल होने लगता है, बेड रिडन होने लगता है और अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता, और अनेकों बीमारियां उसके शरीर में घर कर लेती हैं और वो बेड रिडन हो जाता है। तो बेड रिडन आदमी में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी नर्सिंग केयर या देखभाल कैसे करें। उसको प्रतिदिन दिन में 2 बार गुनगुने पानी से स्पंज करने की ज़रूरत है। 2-2, 3-3 घंटे में उनको करवट कराने की ज़रूरत है, दाईं करवट, बाईं करवट, जिससे कि बेडसोर ना होने लगे। उनके हाथों पैरों में हल्के तेल जैसे पदार्थ से मसाज करने की ज़रूरत है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और डीप वेन थ्रोम्बोसिस नामक बीमारी की, नस में खून जमने वाली बीमारी ना हो जाए। उनको थोड़ा थोड़ा भोजन
दिन में कई बार देने की ज़रूरत है। जैसे कि रेगुलर हम लोग 3 भोजन बड़े भोजन करते हैं, वो उनको नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम है। ज़्यादा भोजन देंगे तो पेट फूलेगा और डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। घर के हर व्यक्ति को ये नियम बना लेना चाहिए कि भले ही 5-5 मिनट 10-10 मिनट पर दिन में समय निकाल के उनको थोड़ा सा समय दें, जिससे कि उनको अकेलापन ना महसूस हो और उनको ये लगे कि आज भी वो परिवार का हिस्सा हैं। इसके अलावा जो उनकी दवाएं चल रही हैं वो उनको नियमित रूप से देनी चाहिए। यदि संभव हो तो एक व्हीलचेयर का अरेंजमेंट करके ऐसे मरीज को व्हीलचेयर पर ले करके कॉलोनी में, मोहल्ले में, यदि कोई पार्क है, अगर पार्क नहीं है तो ओपन स्पेस टेरेस में ले जाके घंटे 2 घंटे का समय उनके साथ वहाँ बिताना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर संभव हो सके तो उनको खाने पीना बेड पे ना दे करके डाइनिंग टेबल में देना चाहिए। कुछ देर सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कॉमन रूम है, जहाँ टेलीविज़न वगैरह चल रहा है, वहाँ पर भी आए, जिससे कि जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, बीमार है, बेडरिडन है, जीवन के अंतिम समय पे है, पर उसको ये ना लगे कि हमको अकेला छोड़ दिया गया है और वो अकेलेपन और डिप्रेशन से ग्रसित ना हो। यदि हम इन सब चीज़ों को नित्य करेंगे तो हमारे बुजुर्गों का जो अंत समय है वो अच्छे से बीतेगा। सर, अगर हम बात करें, जैसे बुजुर्गों की बात हो ही रही है, उसके साथ साथ कई, आप वक्त के साथ देख ही रहे होंगे कि ढेर सारे वृद्धाश्रम भी खुल गए। तो इसका कारण क्या ये भी हो सकता है कि हम जॉइंट फैमिली से, जब हम एक ऐसी फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारा अकेला परिवार हो, हमारे अपने बीवी हो, बच्चे हो, बस उसी में संतुष्ट हैं, क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम अपने स्वार्थ को अब ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, या इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, जो वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम है, इसको 2 चश्मों से मैं देखता हूँ, एक पॉजिटिव चश्मे से और एक नेगेटिव चश्मे से। अब जैसे कि अमूमन लोग हैं उसको नेगेटिव चश्मे से देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई आदमी ओल्ड एज होम में गया है तो जरूर उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया होगा, अच्छे से नहीं रखा होगा, जिससे कि वो मजबूरीवश ओल्ड एज होम में चला गया। पर यह सत्य नहीं है। इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कपल है शादीशुदा जिनके बच्चे नहीं हुए, उनमें से एक आदमी नहीं रहा और एक आदमी अकेला बच गया। अब वो अपने जीवन के बचे हुए 10, 5 या 15 साल अकेले नहीं बिताना चाहता, उसको एक कंपनी चाहिए। कहाँ जाए? उसके जो भाई बहन है वो भी उतने बुजुर्ग हो गए, उनके साथ नहीं रह सकता। ही वॉन्ट्स कंपेनियनशिप। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ऐसा बच्चा है जो मेंटली बहुत इंटेलिजेंट नहीं था या उसका IQ लेवल कम था, उन्होंने उसकी शादी ही नहीं करी। अब माता पिता की भी बहुत उम्र हो गई या वो चल बसे, वो आदमी कहाँ रहेगा? दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर एक एल्डरली कपल है, वो ये महसूस कर रहा है कि घर में उनकी इज्जत नहीं हो रही है या घर का माहौल ऐसा नहीं है जहाँ पे वो अपना जो जीवन का एक गोल्डन पीरियड है इसको अच्छी तरीके से निकाल सकें। उनके पास आर्थिक संसाधन हैं, किसी को पेंशन मिल रही है, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई अपना ओल्ड एज होम में जाके अपनी तरीके से रह सकें, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हमें हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि लोग बाग ओल्ड एज होम में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको घर वालों ने निकाल दिया है या वो फोर्सफुली जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलिंगली भी ओल्ड एज होम में रहते हैं। ओल्ड एज होम को कलेक्टिव लिविंग कहते हैं। अगर आप अपना घर अलग से किराए पे ले रहे हैं, अलग से नौकर रख रहे हैं, अलग से गार्ड रख रहे हैं, अलग से ड्राइवर रख रहे हैं, अलग से धोबी रख रहे हैं, अलग से किचन का कुक रख रहे हैं, तो वो बहुत कॉस्टली और अनइकोनॉमिकल होता है। साथ में आपको सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो अगर आप एक कलेक्टिव लिविंग की बात करें, असिस्टेड लिविंग की बात करें, एक साथ रहने की बात करें, जहाँ पे 10-20 बुजुर्गवार या बुजुर्ग लोगों के परिवार एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक गार्ड उनकी निगरानी करता है, रोज एक नर्स आके ब्लड प्रेशर नाप देती है, 15 दिन में एक डॉक्टर साहब आकर के देख लेते हैं, तो ये एक असिस्टेड लिविंग, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ है, गुड एंड ऑफ लाइफ केयर है। आपको इस सुरक्षा है कि रात में 2 बजे अगर तबीयत खराब हुई, चक्कर आ गया, गिर पड़े, शुगर कम हो गई, स्ट्रोक आ गया, तो बगल वाला सुन लेगा, मदद करेगा। वरना आजकल तो ये सिचुएशन है कि जो लोग घरों में अकेले बुजुर्ग रह रहे हैं, आपसे भी ये जानकारी छुपी नहीं होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि वो बीमार हो गए, नहीं रहे, कई दिन बाद पड़ोसियों ने दरवाजा खोला और पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। बिल्कुल, ये सच है। तो असिस्टेड लिविंग का अपना फायदा है और उसको निगेटिव रूप से देखना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और हमारा अगला सेगमेंट है ये। हमारा अगला सेगमेंट हेल्थ टिप्स है।
डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने परिवार में रह रहे बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखें और बुजुर्ग स्वयं भी अपना ख्याल कैसे रखें, और साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि बढ़ते जो कोविड फिर से एक तरफ से आ रहा है उसका भी ध्यान रखते हुए एक बार हेल्थ टिप्स क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, और कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है कि एक वायरस हमारे शरीर में चला जाता है जो शरीर के सांस लेने के मैकेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। इसको कोविड का इन्फेक्शन कहते हैं। जो वायरस पिछले साल आया था बहुत ही घातक था और वो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता था, जिसमें लोगों को सांस नहीं ले पाते थे और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे। अभी जो फायदा हम लोगों को मिला है वो ये मिला है कि हम लोग वैक्सीनेट हो गए। वैक्सीनेशन के कारण जो कोविड का वायरस अब हमारे शरीर में आता है तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता, खाली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन करता है और जैसे पहले कफ, कोल्ड और फ्लू होता था उस तरीके के लक्षण आते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। परंतु जो बुजुर्ग हैं उनमें कई बार ये सिचुएशन कंपाउंड हो सकती है। क्यों कंपाउंड हो सकती है? क्योंकि बुजुर्ग कमज़ोर होते हैं। क्यों कमज़ोर होते हैं? क्योंकि अगर एक 25 साल के आदमी को देखें तो 25 साल के आदमी में उनकी किडनी 25 साल पुरानी है, उनका लिवर 25 साल पुराना है और हार्ट भी 25 साल पुराना है। विज़ाविज़ अगर हम एक 75 साल के आदमी को देखें तो हर एक चीज़, तो उनमें तीनों चीज़ें 75 साल पुरानी हैं। उनके अंदर 4-5 बीमारियां हैं, वो कमज़ोर हैं, उनका खाना पीना कम हो गया है, उनके आर्थिक और शारीरिक संसाधन कम हो गए हैं, आसपास सपोर्ट सिस्टम भी कम है, प्लस अगर उनको इसके बाद कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो उनमें बहुत कई बार नेगेटिव रोल करता है। उनको भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है, एडमिशन की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, तबीयत बहुत ख़राब हो सकती है, बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इस सब से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो बेसिक प्रोटोकॉल था हमारा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं से आए जाएँ तो हाथ धो लें, मास्क पहन के घर से निकलें, तो इतना कर देने से ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए और हेल्थ टिप्स देने के लिए। दर्शकों, हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम निराकरण कर सकें अपने विशेषज्ञों के द्वारा। आज विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन की ओर से। जी धन्यवाद। आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारी यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।